नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बाढ़ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। मध्य प्रदेश उपचुनाव के नतीजे तकरीबन आ गए हैं और भाजपा कहीं ना कहीं अब सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी विशाल जैन जी। विशाल जी, जिस तरह से भाजपा ने सरकार एक तरह से भाजपा की सरकार बनी गई है और आप काफी समय से पूरे उपचुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के तमाम संवाददाताओं से जुड़े रहे, तो बाकी जितनी भी सीटें हैं उन सब सीटों को लेकर किस तरह का माहौल इस पूरे उपचुनाव में देखने को मिला आपको? ये एक्चुअली कांग्रेस ने तैयारी अपनी चुनाव की बहुत लंबे समय से पहले ही चालू उन्होंने कर दी थी। बीजेपी कुछ समय बाद इसमें एक्टिव मोड में है, क्योंकि बीजेपी ने इस बीच में कोरोना काल का जो था उसमें वो कुछ हद तक जनता की सेवा में भी लगी रही। कोरोना को लेकर भी उन्होंने जो बीजेपी ने काम किए हैं उसके लिए भी उसकी व्यस्तता थोड़ी सी बड़ी बनी रही, ऐसी व्यस्तता उनकी। इसके बीच में अगर कांग्रेस की अपन बात करें तो कांग्रेस ने कुछ अपना जो प्रचार प्रसार जब इन्होंने चालू किया था तब इन्होंने बहुत सारे बीजेपी पे मुद्दे उठाए, बीजेपी वालों के गद्दार जैसे भी सब इन्होंने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी करे इन्होंने सिंधिया समर्थकों पे। हालांकि कांग्रेस को इन सब से उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हुई थी जो सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी में रहते हुए नागवार गुजरी थी, तो उन्होंने इन सब को लेकर अपनी एक अलग ही वहाँ से हटके उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा विधायकों के साथ में बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। कई मुद्दे कांग्रेसियों ने इनके बीजेपी के ऊपर भी इन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए थे कि बीजेपी जिसमें एक सफल साबित नहीं हो रही थी। बिजली माफी का भी है, कर्ज माफी का भी कहीं ना कहीं उन्होंने उठाया था। कर्ज माफी का मुद्दा तो बीजेपी ने भी उठाया था कांग्रेस के, पर कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे कांग्रेस वालों को इन्होंने बीजेपी वालों को घेरा था और जनता का भी इनको यही कांग्रेस को ये एक सपोर्ट था कि उसमें हमको उपचुनाव में इसका फायदा मिलेगा। पर अभी के जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसमें ऐसा कोई रुझान ऐसा कुछ दिखा नहीं कांग्रेस की। जिस तरह से एमपी में भी स्थिति चल रही है, 7 सीट पे 8 सीट पे कांग्रेस चल रही है, तो ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस को उस हिसाब से जो मेहनत कांग्रेस को करना थी। नहीं, पर कहीं ना कहीं बात की जाए मेहनत की तो कांग्रेस को जिस तरह से मेहनत करना चाहिए थी, जिस तरह से कांग्रेस को अपने जितने मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए था, कहीं ना कहीं कांग्रेस वो प्रोजेक्ट करने में असफल रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास जो 15 महीने का कमलनाथ जी का कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। उन्होंने बहुत अच्छे काम करे और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की जनता है, अगर आप देखा जाए तो उनके दिलों में कहीं ना कहीं कमलनाथ ने एक बहुत अच्छी अपनी जगह बनाई थी। पर कहीं ना कहीं जितने भी कांग्रेस जो मुद्दों को छोड़कर और बयानबाजी तक ही सीमित रह गई, कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखने में आया? बिल्कुल, ये बयानबाजी इन्होंने क्या है कि जनता के मुद्दे उठाना इन्होंने ज्यादा जरूरी नहीं समझा। बीजेपी जो कांग्रेस पर निशाना साध रही है, जो अभी तक बीजेपी की जो रूपरेखा रही थी वो एक आम जनता के मुद्दों को पहले लेके आ रही थी और उसको लेकर ही कांग्रेस के ऊपर बोल रही थी कि उन्होंने कर्ज माफी नहीं करी थी, उन्होंने ये नहीं करा, उन्होंने जितने भी तमाम मुद्दे जो थे बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों पे जो आरोप प्रत्यारोप किए उसके बीच में कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे सार्वजनिक दिख रहे थे। वैसा ही कांग्रेसियों ने भी कहा कि बिल माफ नहीं हुए, इतने के बिल आए। नहीं, पर एक चीज जो देखने में आई, शिवराज सिंह चौहान जिस दिन से कमलनाथ ने अपनी कुर्सी संभाली, शपथ ग्रहण समारोह में शिवराज सिंह चौहान खुद भी गए और बीजेपी ने जिस तरह से कमलनाथ की सरकार जिस दिन से बनी उसके जो एक विपक्ष की भूमिका है वो कहीं ना कहीं बहुत एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी ने निभाई थी। और बात की जाए अगर शिवराज सिंह चौहान की, तो वो एक जो है जननायक के रूप में एक दिन भी वो जब तक उपचुनाव नहीं है उसके पहले तक वो एक दिन भी खाली नहीं बैठे। लगातार उन्होंने सब क्षेत्रों का, पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव में, अलग अलग कस्बों में उन्होंने दौरा करा, वो अलग अलग जगहों पर खुद गए शिवराज सिंह चौहान। और बिजली के बिल की जब बात आई तो बिजली के बिल में कहीं ना कहीं उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था कि कोई भी 200 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं भरेगा, मैं देखता हूँ किसकी ताकत है कि वो बिजली काट पाए। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं कमलनाथ जिस दिन से शिवराज सिंह चौहान ने कुर्सी संभाली, कमलनाथ बिल्कुल बेफिक्री से अपने जो है वो कभी ना जनता के बीच में गए, ना उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा उठाने की कोशिश करी। क्योंकि जब कमलनाथ की सरकार थी तो जो बिल है वो बहुत कम आ रहे थे बिजली के बिल, और जैसी शिवराज सरकार आई वैसे बिल का ग्राफ एकदम बहुत ऊंचा उठ गया था। पर कहीं ना कहीं कमलनाथ ये सारे मुद्दे भुनाने में असफल रहा है। मतलब एक वो मजबूत विपक्ष की जो भूमिका है वो कमलनाथ नहीं निभा पाए। हाँ नहीं, कमलनाथ नहीं निभा पाए थे, लेकिन अब क्या है कि
कांग्रेस सरकार 15 साल बाद आई थी मध्य प्रदेश में। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 15 साल बाद कोई सरकार आई है तो उसको वही सब रूपरेखा और ये सब समझने में एक जो सबसे बड़ी एक ये थी कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक ठीक भी नहीं है, तो उस पैसों का रोटेशन के लिए कहाँ कैसे क्या करना है, सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम जनता। और चूंकि कांग्रेस ने एक वादा कर दिया था किसानों से कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, तो सबसे पहले कांग्रेस उसी के पीछे लगी रही। हालांकि इस कर्ज माफी के मुद्दे को भी कांग्रेस बीजेपी ने बहुत उसको भुनाया और बोले कि ये फर्जी प्रमाण पत्र बंटवा दिए, ये करा वो करा, किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हुई थी। अब चूंकि 15 साल से बीजेपी की सरकार चली आ रही थी, तो उसके बीच में शिवराज सिंह चौहान जी को ये पता था कि अपने को कहाँ पे कैसे क्या किस हिसाब से कर्ज माफ करना है। कई योजनाएं बंद करने का भी आरोप लगा था कमलनाथ सरकार के ऊपर, जैसे विवाह में लाडली लक्ष्मी योजना के उसके भी पैसे नहीं मिले थे, जो महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जो उनके जो डाइट होती है इनकी, उसको लेकर भी अंतिम संस्कार को लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो इन्होंने योजनाएं बंद कर दी थी। बेसिकली योजनाएं जो बंद करने के पीछे इनका यही कारण था कि हम पहले किसानों को राहत दें, क्योंकि अपना मध्य प्रदेश थोड़ा सा क्या है कि किसानी को लेकर बहुत ज्यादा उसमें कृषि प्रधान अपना प्रदेश ही है, तो उसको लेकर पहले कमलनाथ जी का मोटिव ये रहा था कि हम पहले किसानों को मजबूत करें। अब इन किसानों को मजबूत करने में समय शिवराज से कमलनाथ के पास में इतना समय रहा नहीं। 15 महीने में सरकार का जो विधायक इधर उधर हो गए, सरकार गिरना ये वो, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखने में आई कि जब विधायक सारे ये सब चल रही थी सिचुएशन, उसी समय कोरोना काल शुरू हो चुका था। और जब कमलनाथ से मीडिया ने पूछा गया कमलनाथ से कि कोरोना का संक्रमण अब मध्य प्रदेश में भी चालू हो चुका है, आप इसको किस तरह से लेंगे, तो उन्होंने जो बयान दिया था उसमें दिया था पहले ये जो राजनीति कोरोना है मैं इसको खत्म करूं, बाकी ये कोरोना को तो देखते रहेंगे। तो अगर उस समय कमलनाथ हालांकि उस समय सरकार में थे, वो चाहते तो कुछ ठोस निर्णय ले सकते थे, वो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते जिससे कि कहीं ना कहीं संक्रमण जो आज दर इतनी फैली है ये उस समय इतनी नहीं फैलती। उस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं कमलनाथ असफल रहे। नहीं, कमलनाथ के मंत्री वो खुद ही सभा में इनके सोशल डिस्टेंसिंग का ये खुद ही पालन नहीं कर रहे थे, कई जगह पर अपने सभा थे। हालांकि उसमें आरोप प्रत्यारोप वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि राजनीतिक सभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता, क्योंकि इनका पार्टियों का एक शक्ति प्रदर्शन वहाँ की जनता ही होती है। और तो इतनी बड़े स्केल पे जनता का वो भी करना, इसलिए भी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ये एक मेंटेलिटी वो रही होगी कि कोरोना को उन्होंने छोड़कर दूसरी उन चीज़ों पे ध्यान रखा। बजाय इसके शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में अपना बेस्ट, मैं मान सकता हूँ कि अपना बेस्ट दिया। इस दौरान जब प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति थोड़ी सी एक संभली अपने हर जिले वाइज अपन कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर ने भी इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाई, स्वास्थ्य विभाग का मतलब पूरा हो रहा। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति संभली नहीं, स्थिति वो ज्यादा बिगड़ सकती थी। लेकिन उस टाइम पे राजनीतिक समीकरणों को थोड़ा सा इन्होंने साइड में रख के और कोरोना पे ऐसा महत्वपूर्ण मतलब वो करा, उन्होंने उसमें योगदान रहा। लेकिन ये जब स्थिति कोरोना की संभली उसके बाद में ये राजनीतिक थोड़े से उठापटक हुई, जिसके बाद में विधायकों का इधर उधर जाने का दोष। विधायक तो सारे इधर उधर हो गए। जिस तरह से आपने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से लड़े, कहीं ना कहीं इंदौर की अगर हम बात करें तो जो हमने इंदौर में देखा कि इंदौर में मनीष सिंह आए, कलेक्टर आए, उन्होंने भी कोरोना में जो स्थिति थी उसको बहुत अच्छे से संभाला। उनके सामने की बहुत बड़ी चुनौती थी कि इसी के साथ साथ चुनाव भी कराना, तो उपचुनाव कराना एक बहुत बड़ी उनके सामने चुनौती थी। बट उपचुनाव भी अब हो चुके हैं और अब ये त्योहारी सीजन भी अब चालू हो चुका है। अब भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं बनती है तो मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसको लेकर अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल आपको किस तरह से लगता है, किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन होगा? देखिए, पहले तो अपन कलेक्टर की उसमें बात करें कि कलेक्टर की जो भूमिका कोरोना के दौरान वो रही थी, क्योंकि निगम कमिश्नर भी रह चुके हैं तो वो इंदौर की एक रंग से वाकिफ है। क्योंकि निगम में थे तो उनको यहाँ का व्यापारिक व्यवसायिक क्षेत्र क्या है पूरा, उसमें भी खासी महारत है उनकी, तो वो उनको ये जिम्मेदारी कलेक्टर की उनको जिम्मेदारी दी थी, तो वो यहाँ पे उन्होंने बखूबी निभाई और उसमें उन सब चीज़ों को उन्होंने मैनेज भी करा। उपचुनाव के दौरान भी उन्होंने सारी सब चीज़ें, आज जो अपने अभी 3 तारीख को जो मतदान हुए थे तो उसमें भी उन्होंने हर बूथ पर अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ये हुआ,
सीमित उन्होंने वहाँ पर सारे संसाधन उन्होंने मौजूद रखे थे। हैंडीकैप जो है अपने जो दिव्यांग साथी हैं उनके लिए भी उन्होंने वहाँ पर सारी सब व्यवस्थाएं उन्होंने मतलब कर रखी थी। दूसरी बात, अगर अपन मंत्रिमंडल की चर्चा करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट तो एमपी में अपने बहुत मुश्किल ही थी, मतलब बनी तो थी नहीं, क्योंकि इधर कांग्रेस ने जैसे तैसे भी निर्दलीय विधायक उनको जोड़ तोड़ के अपनी सरकार यहाँ पर बना ली थी। ये पूरा श्रेय जाता है सिंधिया समर्थकों को, उस ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये पूरा श्रेय। हालांकि उनके ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप भी हुए, तो उन्होंने उनका ये कह के बुलाया उन्होंने कि जहाँ पर मेरे को सम्मान के साथ में वो नहीं होती, जनता के हित में अगर कोई सी पार्टी काम नहीं करती, ये आरोप सिंधिया नहीं लगाए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नहीं लगाए थे, तो अगर नहीं होती तो उस पार्टी में हमको रहना भी नहीं। तो पहले तब जो बीच में कुछ अभी ऐसी चर्चाएं भी उड़ी थी, एक हमारे मीडिया उसमें सब में ऐसी चर्चाएं भी उड़ी थी कि अब बीजेपी दो खेमों में बढ़ गई। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अब बीजेपी दो खेमों में बढ़ गई, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा हो गया और एक शिवराज सिंह चौहान का खेमा हो गया। इसके पहले जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उसमें सिंधिया समर्थकों को जो तवज्जो उन्होंने दिया था, उससे ये जो शंका थी और ये सब कुशंका जो अफवाहों का दौर चला था, ये पक्का हो गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके अंदर अप्रॉक्स 42% जो मंत्रिमंडल में जो रहे थे मंत्री जो थे 42% अप्रॉक्स ये थे जो सिंधिया समर्थक मंत्री थे। अभी भी सिंधिया समर्थकों के मतलब मंत्रियों को उतना ही श्रेय दिया जाएगा, क्योंकि हो ना हो ये पार्टियां अभी जो बीजेपी आई है गवर्नमेंट के उपचुनाव में जो इतना अच्छे स्केल में अभी जीत रही है, वाले हो गया मुरैना हो गया, ये इतने अच्छे में जीत रही है, ये पूरा क्रेडिट उनके समर्थकों को ही जाता है। कहीं ना कहीं सिंधिया का जैसे बीच में ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो बोल रहे थे कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। हाँ। तो सिंधिया के लिए तो एक ये प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया था, मान सम्मान का चुनाव हो गया था। सिंधिया जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, अब जिस तरह से कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल अब नया गठन होना है, भाजपा में कई सारे ऐसे चेहरे हैं, भाजपा के पुराने जैसे कई सारे ऐसे विधायक हैं जो काफी लंबे समय से इसमें जुड़े हुए हैं, और अभी भी कांग्रेसियों का छोड़कर भाजपा में आना लगातार जारी है। कुछ समय पहले ही एक विधायक और भाजपा में शामिल हुए। तो अब किस तरह से ये सारी चीजें, क्योंकि अब भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां, मतलब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में 24 से 25 विधायक जो है कांग्रेसी हो चुके हैं। तो अब कार्यशैली जो है उसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, हमने चुनाव के दौरान भी देखा, सिंधिया भी कह रहे थे कि पंजे के बटन को लगाइए, उस तरह से मानदंड जो नारायण पटेल है उनने भी कहा था कि भारी ममतों से पंजे को हाथ लगाकर विजय बनाइए। तो अब किस तरह से क्या कांग्रेस का अभी भी ये जो सिलसिला है कांग्रेसियों का भाजपा में आना, ये सिलसिला आपको ऐसा लगता है लगातार अब जारी रहेगा? देखिए अभी क्या है कि चूंकि राजनीतिक समीकरण अपने ऐसे उलझे हुए थे, अभी एमपी में अगर हम पिछले 6-8 महीनों की बात करें तो उसमें ये स्थिति हो रही थी कि दोनों पार्टियां बोल रही थी, बीजेपी वाले भी बोल रहे थे, बीजेपी के जो बड़े जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो खुद बोल रहे थे कि कांग्रेस के अभी भी कई विधायक हमारे संपर्क में है, उधर से कांग्रेस भी बोल रही थी कि बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में है, खरीद फरोख्त के आरोप लगे, सारी सब चीजें हुई उसके बीच में। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि अब हालांकि आरोप लगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके पीछे 35 करोड़ 40 करोड़ में बिकने का ऑफर लगा, मतलब ये हुआ कि विधायकों पे, अच्छा बहुत सारे कांग्रेस के विधायकों ने भी बोल दिया कि मुझे भी ऑफर मिले थे पर मैंने लिया नहीं, मैं पार्टी के साथ में वो नहीं कर। उमंग सिंगार ने हाल ही में कहा, उमंग सिंगार ने भी हाल ही में कहा कि यार सभा के दौरान कि यार मेरे को भी 35-40 करोड़ का ऑफर मिला पर मैं गया नहीं पार्टी में। विशाल, ये देखने में आया इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं जब से हम देख रहे हैं बयानबाजी का स्तर तो बहुत गिरा ही गिरा है। साथ में कमलनाथ जी जब भी कोई भी सभा में गए उन्होंने सबसे पहले जो एक बात बोली है वो सबसे पहले यही बात बोली है कि जो प्रशासनिक अधिकारी अपनी जेब में भाजपा का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं तो थोड़े दिन बाद हमारी सरकार बन रही है, मैं उन्हें सबको देख लूँगा, वो सब ध्यान रखें, सरकार बदल सकती है। और कुछ दिनों पहले जैसे एसपी ऑफिस पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने डीआईजी इंदौर के डीआईजी को भी बोला कि डीआईजी साहब वहीं मौजूद थे उसी समय में, बोला एसपी साहब सरकार कितने दिन की है, सरकार कितने दिन चलती है, हमारी सरकार भी आ सकती है, फिर हम देख लेंगे। तो क्या आप प्रशासनिक अधिकारियों को आप लोगों ने क्या समझ रखा है और क्या जिसकी सरकार रहेगी वो क्या गुंडा राज चलाएगा क्या मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल सही बात है। ये जो उपचुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस
मतलब जो बयानों की मर्यादाएं थी वो दोनों पार्टियों ने क्रॉस करी है। किसी ने थोड़ा बोला तो किसी ने उसके जवाब में बहुत ज़्यादा बोला। ये अपन बात करें तो बीजेपी के नेताओं ने कुछ छोड़ा सा बोला, जैसे गिरिराज जी ने इधर बोल दिया था थोड़ा सा, तो उधर से सामने वाले ने फिर बहुत ज़्यादा बोला। कमलनाथ जी ने भी महिला इमरती देवी के खिलाफ भी बयान दे दिया था, जिसमें बीजेपी ने उस मुद्दे को बहुत भयंकर तरीके से भुनाया। नहीं, फिर पर बयानबाजी इमरती देवी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी जो है सारी मर्यादाएं लांघकर कमलनाथ जी के खिलाफ बयानबाजी जी वो इमरती देवी वो बिल्कुल बोली, लेकिन जो इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ जी ने जो शब्द बोले थे उसके लिए उन्होंने माफी मांगने की जरूरी नहीं समझी। उन्होंने उनको जो आइटम कह के संबोधित किया उसका विरोध पूरे उसमें हुआ था। हाँ, अब कहीं पार्टी के नेताओं ने कहा कि उन्हें माफी मांगना चाहिए और इस तरह के शब्दों को हम मान्य नहीं करते हैं। वो ये भी हुआ था कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बोला, दिल्ली से वरिष्ठ नेताओं ने बोला कि आप इनको इसकी माफी मांगना चाहिए, ये बयान इस तरह की बयानबाजी करना गलत है। उसके बावजूद कमलनाथ जी ने उस चीज को लेकर माफी नहीं मांगी, तो इसका कहीं ना कहीं एक प्रदेश में जो एक नारी को अपन जहाँ पर जैसे पूछते हैं, उन नारियों में उनके मन में ये सब चीजें भावना एक बैठ गई थी कि कांग्रेस तो महिलाओं से भी ठीक से बात नहीं करती। तो बीजेपी ने इस मुद्दे को भी बहुत उठाया। उसके बाद में सज्जन सिंह वर्मा जी ने कम बोला, उन्होंने भी खूब बोला। बयानबाजी कहाँ पर नहीं चली, बयानबाजी हर जगह चली। मुरैना में भी ऐसी बयानबाजी हुई कि कमलनाथ जी की लाश यहाँ से जाती, भरी सभा में बोला मुरैना कि कमलनाथ जी की लाश यहाँ से जाती। मतलब ये उपचुनाव जो रहा, इसके अंदर राजनेताओं की बयानबाजी और आपस में जो नेताओं की बयानबाजी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि नेता में और जिस तरह से दो पार्टियों हैं उनके बीच में विरोधाभास होना एक आम बात है, ये स्वाभाविक बात है। पर प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह से धमकाना कि हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, तो इसमें आपको ये कितना सही लगता है? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों को बिल्कुल आज उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उनको व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सारी सब चीज़ें उनको बनाए रखना है। कहीं ना कहीं प्रेशर रहता भी है पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज बीजेपी है, कल कांग्रेस है, फिर कांग्रेस है, फिर बीजेपी, तो पार्टी का एक प्रेशर रहता है। लेकिन उस प्रेशर के उसमें आप एक पब्लिकली सार्वजनिक इतने लोगों के बीच में आप एक शासन के किसी भी अधिकारी की आप ऐसे सार्वजनिक रूप से आप एक भरी सभा में आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी कार्रवाई है, वो कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। वो सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए भी उन पे केस हो सकता है, झूठे आरोप भी पुलिस प्रशासन पे लगाना, ये तब भी ये उस टाइम पर भी ये चर्चा हुई थी कि सबूतों के आधार पर जो चीज़ होती है वो सबूतों के आधार पर होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सरकारी अफसर को आप भरी सभा में उनके जो जूनियर अधिकारी हैं उनके सामने फिर आप ऐसा करते हैं, तो मैं मानता हूँ ये बहुत गलत है। पार्टी को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती, क्योंकि आप एक मंत्री के दर्जे पे रहते, आप विधायक हैं। उसके बाद में पार्टी को कहीं ना कहीं से एक उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत लंबे समय से वो सक्रिय हैं, तो उनको इस तरह की बयानबाजी मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को ही नहीं, सिर्फ बीजेपी को भी या किसी भी पार्टी के बड़े नेताओं को इन सब चीज़ों पे वो नहीं करना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए कि सरकार बदलेगी, ये होगा वो होगा। ये सारी चीज़ें तो एक जो होती है, सरकार आना जाना, ये तो सब चीज़ें होती है। जब कांग्रेस की भी सरकार थी 15 महीने तक, कांग्रेस ने भी बीजेपी वालों ने भी खूब इसका विरोध करा था, सारी सब चीज़ें, पुलिस कार्यप्रणाली में भी सवाल उठाते, लेकिन मजबूरी उनकी भी समझना चाहिए कि आज उनके ऊपर भी दबाव है, प्रेशर है। पर हाँ ये है कि पार्टी के नेता के ऊपर या फिर वो एक तरफा कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती, तो ये थोड़ा सा समझना चाहिए। तो बिल्कुल विशाल जी, आपने बहुत सही बात कही और कहीं ना कहीं आपने सारे मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो और जिस तरह से उपचुनाव का आगाज हो चुका है, भाजपा अपनी सरकार बना चुकी है, ताज़ा तरीन खबरें के लिए आप देखते रहिए खबर पार्ट न्यूज़। नमस्कार।